एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री और इसमें आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। तो प्लीज पहले क्या करोगे आप लोग, प्रैक्टिस सेट 1.3 के रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे से समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट किया था तो उसमें कौन कौन से हमने कॉन्सेप्ट देखे थे। द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। तो आई होप आपको पता होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कन्वर्स होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो उसी के ऊपर है। यानी कि जो ये प्रैक्टिस सेट 1.3 है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स। ओके, तो ये दोनों टॉपिक आपको पता होने चाहिए। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है, यहाँ पे देखो, जो भी हमारे स्टेटमेंट्स इफ देन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इफ देन के फॉर्म में होते हैं तो वो होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेने वाली हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि एक स्टेटमेंट है इफ ए देन बी। ओके, तो यहाँ पे ए और बी के जगह पे लिखा हुआ होगा कुछ, क्योंकि मैंने तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझ सके। तो यहाँ पे देखो क्या है एग्जाम्पल, इफ ए देन बी। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ देन के फॉर्म में है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा था कि इफ के बाद जो लिखा हुआ होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। यस, क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। और देन के बाद जो लिखा हुआ होता है, देन के बाद जो भी लिखा हुआ होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिर से एक बात मैं बताना चाहती हूं कि इफ के बाद जो भी हमारा पार्ट ऑफ स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, और देन के बाद जो भी हमारा पार्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था, कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट देखा था, बरोबर। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना उसका कन्वर्स हमने देखा था। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या करो, कन्वर्स लिखो, तो कन्वर्स क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, ये जो एंटीसीडेंट और जो कॉन्सिक्वेंट है ना उसको इंटरचेंज कर देते हैं ना, तो जो रिजल्ट में हमको स्टेटमेंट मिलता है वो क्या होता है, हमारा कन्वर्स ऑफ दैट कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि इसका कन्वर्स क्या होगा, तो इसका कन्वर्स होगा इफ बी देन ए। तो ये क्या हो गया, हमारा कन्वर्स हो गया। किसका कन्वर्स हो गया, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जो है उसको इंटरचेंज कर दिया है। तो ये जो रिजल्ट में हमको स्टेटमेंट मिला है, ये वाला स्टेटमेंट, दैट इज द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे देखो अभी प्रैक्टिस सेट 1.3 में देखने ही वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है प्रैक्टिस सेट 1.3 में, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सारे स्टेटमेंट जो है वो हमारे असर्टिव स्टेटमेंट है और वी कैन ऑल्सो से डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। आपने इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ा ही है, आपको तो मुझसे भी ज्यादा नॉलेज होगी। तो यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट हमारे क्या है, असर्टिव स्टेटमेंट है और वी कैन ऑल्सो से डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। हमको इसको क्या करना है, इफ देन के फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमको क्या करना है, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट को हमको कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। तो फर्स्ट वन का जो आंसर है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे देखो, जब भी हम क्या करेंगे, इसको इफ देन के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या दिया है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, असर्टिव स्टेटमेंट है, या वी कैन ऑल्सो से डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। ये क्या कर रहा है, कुछ हमको डिक्लेयर कर रहा है, यानी कि कुछ हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बरोबर। तो दिस इज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म, ठीक है। अब
इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं आपको ओरली बोल के दिखाती हूँ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इफ अगर एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, देन उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। देखो मैंने आपको हिंदी में बताया है, क्या बताया है, और ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। इफ अगर एक क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, पैरेललोग्राम है, देन हम क्या बोल सकते हैं कि उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को इफ देन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, अभी हम लोग साथ में लिखते हैं तो पक्का समझेगा। देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, या वी कैन ऑल्सो से ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो थोड़ा सा आपको बोर करेगा, लेकिन प्लीज इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर 1 क्या होगा हमारा, इफ अगर एक क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, देन हम लोग क्या बोलेंगे, कि उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देन अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ओके, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो ये हो गया हमारा इफ देन में कन्वर्ट, यानी कि ये स्टेटमेंट को हमने इफ देन के फॉर्म में लिख दिया। अब अच्छे से पढ़ो, फिर से एक बार पढ़ो। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें क्वाड्रिलेटरल वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ है, और हमारे इस सेंटेंस में क्वाड्रिलेटरल वर्ड हमने यूज किया है। यस, हमने यूज किया है। और क्यों यूज किया है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ सकता है, थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हमको यहाँ पे डालने पड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डाल सकते हो, आप बिंदास डाल सकते हो, बस आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है। हमको ये जो सेंटेंस है ना, इसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे क्वाड्रिलेटरल, हमारे क्या क्या क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। यहाँ पे देखो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस इज क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम इज क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल एंड काइट इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, है ना, ये आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल जैसे कि समझो एक बड़ा नाम है। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल एक बहुत ही बड़ा नाम है और उसके अंदर ये सारे उसके बच्चे हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, पैरेललोग्राम है, यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम है ना, तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो हमने यही लिखा है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, और हमने मीनिंग भी चेंज नहीं किया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे कि देखो सेकेंड वन क्या दिया है हमको, सेकेंड वन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सेकेंड वन हमारे पास क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, क्वाड्रिलेटरल ऐसे समझो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है, उसके अंदर ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम इसको कैसे करेंगे बताओ, इफ देन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो सेकेंड वन है इसका आंसर आप बताओ, ओरली बोलो, अपने मन में बोलो, बताओ। चलो मैं आपको टाइम देती हूँ, इसको ओरली अपने मन में बोलो, उसके बाद मैं बोलूंगी और क्रॉस चेक करना। ठीक है, और ये फर्स्ट वन देखो हमने कैसे किया है, सेम वैसे ही करना है आपको। तो चलो मैं आपको टाइम देती हूँ सो दैट यू कैन कन्वर्ट दिस सेकेंड स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। ओके, तो यस देखो हमारा आंसर क्या होगा। अभी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रेंट। बस कितना सिंपल है। हमने क्या बोला कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, देखो ये वाला जो हमने फर्स्ट वन किया था ना, वैसे ही सेकेंड वन करना है। क्या बोलेंगे हम लोग कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, तो उसके डायगोनल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, ओके, इज अ रेक्टेंगल, देन हम लोग क्या बोलेंगे, then its diagonal are congruent, then its diagonals are congruent।
ठीक है, तो समझ में आया। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा स्टेटमेंट था उसको इफ देन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर तुम लोग एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा हमने एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया तो हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी कट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देखो इट्स लगा सकते हैं, यहाँ पे भी इट्स लगा सकते हैं, जैसे कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये छोटी छोटी चीजों से आपके मार्क्स कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब मार्क्स कन्वर्ट बोल रही हूँ, मार्क्स कट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इट्स लगा सकते हैं। ये तो हमारा और अच्छा कर रहा है, बरोबर। इट्स लगाने से क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट और अच्छा निखर के आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड वन। तो थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन को भी हमको क्या करना है, इफ धैन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो थर्ड वन क्या दिया है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर कोई ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमको क्या दिया है, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ अगर कोई ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है, देन हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट जो लिखा है ना वही का वही छाप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इफ अ ट्राइंगल, देखो हम लोग कैसे लिख रहे हैं, इफ अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, इफ अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस देन करके हम लोग क्या लिखेंगे, देन यहां से लगा के यहां तक पूरा लिख दो। ओके, आंख बंद करके लिख दो। मैं तो बोल रही हूँ आंख बंद करके तो ऑब्वियसली नहीं लिख सकते हो। बस मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये समझ में भी नहीं आया ना ये स्टेटमेंट, बस लिख दो इसको। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इफ अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां से लगा के यहां तक पूरा फटाफट चाप लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा इफ धैन के फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, थर्ड वन भी हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये तो हमारा हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था कि इफ के बाद जो भी लिखा हुआ होता है, यानी कि जो भी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, और देन के बाद जो भी हमारा पार्ट ऑफ स्टेटमेंट होता है उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ क्वेश्चन नंबर मतलब कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, इसको हमने इफ देन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, बरोबर। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसका एंटीसीडेंट बताओ और कॉन्सिक्वेंट बताओ, तो यहाँ पे देखो इफ के बाद जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे इफ के बाद जो भी लिखा हुआ है यहां तक, ठीक है, देन के पहले तक, तो ये होता है हमारा व्हाट, एंटीसीडेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो देन के बाद जो भी लिखा हुआ है, देन के बाद जो भी लिखा हुआ है लास्ट तक, वो क्या होगा, हमारा कॉन्सिक्वेंट होगा। क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। वैसे यहां से लगा के यहां तक ये हमारा एंटीसीडेंट होगा, और देन के बाद जो भी लिखा है दैट इज कॉन्सिक्वेंट। वैसे ही यहाँ पे देखो ये वाला जो है हमारा, यहां से लगा के यहां तक, यानी कि देन के पहले तक हमारा ये पूरा एंटीसीडेंट होगा, और देन के बाद जो भी लिखा है एंड तक, यानी कि यहां से लगा के यहां तक, ये पूरा हमारा कॉन्सिक्वेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस यही आपको बताना था। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा क्या होगा, आपको बोर लगेगा, मतलब जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना उससे भी बोरिंग होगा क्वेश्चन नंबर 2, बट डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ। तो देखो सेकेंड वन क्या दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास स्टेटमेंट है और हमको क्या करना है, इसका कन्वर्स लिखना है। ठीक है, कन्वर्स तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। यानी कि अगर देखो हमारे पास क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर सपोज करो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, CS मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड वो क्या है, इफ A देन B। ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है, तो अगर हमको ये कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखना है, तो कन्वर्स क्या होता है कि अगर हम लोग एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर देते हैं तो दैट इज द कन्वर्स ऑफ अवर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कन्वर्स क्या होगा, इफ B देन A। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कन्वर्स हम लोग कब लिख सकते हैं, कन्वर्स हम लोग कब लिख सकते हैं, जब हमको
जो गिवन स्टेटमेंट जो होगा ना, हमारा जो गिवन स्टेटमेंट होगा ना, वो क्या होगा, अगर कंडीशनल फॉर्म में होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग उसका कन्वर्स जो है वो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट है वो कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखा हुआ नहीं है, तो उसका कन्वर्स लिखना थोड़ा सा हमारे लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? क्योंकि यहाँ पे देखो कन्वर्स किसका लिखा हुआ, कन्वर्स किसका लिखा जाता है, जो हमारा गिवन स्टेटमेंट होगा अगर वो कंडीशनल स्टेटमेंट में होगा तो हम उसका कन्वर्स जो है वो आसानी से आराम से लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वन है, अगर तुम लोग फर्स्ट वन को देखोगे तो ये क्या है, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है। ओके, ये डायरेक्टली क्या है, हमारा असर्टिव स्टेटमेंट है, यानी कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। जैसे कि इसको पढ़ो, क्या दिया है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमको एक इंफॉर्मेशन डिक्लेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। तो इसका कन्वर्स लिखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो असर्टिव स्टेटमेंट है इसको हम लोग, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्म लिखेंगे और फिर कंडीशनल फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, इसका कन्वर्स लिखेंगे। तो ये ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस क्या है, हमारे कम है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, असर्टिव स्टेटमेंट है, या वी कैन ऑल्सो से ये हमारा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये असर्टिव स्टेटमेंट को सबसे पहले तो कंडीशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या, इसको इफ देन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इफ देन के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि इसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या है ना। और जब हमको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट पता चल जाएगा तो हम उसको इंटरचेंज कर देंगे और हमको उसका कन्वर्स मिल जाएगा। और हमको कन्वर्स फाइंड करना है, एक्चुअली में हमको क्या करना है, कन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, समझ रहे हो? तो हम उसको कंडीशनल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका कन्वर्स लिख देंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। और हमको ये कंडीशनल फॉर्म को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग रफली भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलो फर्स्ट वन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वन है, हमारा फर्स्ट वन जो है उसका सबसे पहले हम लोग कंडीशनल फॉर्म देखते हैं और ये हम लोग रफली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये हमको रफ में फटाफट करना है ताकि हमको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट समझ में आ जाए। तो ये हमारा रफ वर्क है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिस इज अवर रफ वर्क। ओके, चलो अभी हम इसका देखते हैं कि इसका कंडीशनल फॉर्म क्या होता है, मतलब कंडीशनल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट क्या दिया है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रेंट। यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाती हूँ। हमारे पास अगर क्या है, दो पैरेलल लाइंस है। ओके, अगर हमारे पास सपोज करो कि दो पैरेलल लाइन है और एक क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन का क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। जैसे कि वी नो दैट कि अल्टरनेट एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट होगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, तो इसका कंडीशनल फॉर्म क्या होगा, तो इसका कंडीशनल फॉर्म क्या होगा, देखो मैं अभी बोल रही हूँ, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन alternate angle formed by two lines and their transversal are congruent। ठीक है, समझ में आया? मैंने देखो अभी कंडीशनल फॉर्म बोला, ओरली बोला, क्या बोला मैंने, इफ, अगर। ओके, इफ मतलब क्या, अगर हिंदी में बोले तो, हिंदी में मतलब इसको अगर बोलते हैं। तो अगर दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो मतलब क्या, देन। ठीक है, तो मैं यहां पे भी लिख देती हूं, इफ मतलब क्या, अगर, और देन मतलब क्या, देन मतलब तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग बोलेंगे अगर दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स जो फॉर्म हुए हैं दो पैरेलल लाइन और उसके ट्रांसवर्सल के वजह से वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये कंडीशनल फॉर्म हो गया ना इसका। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पूरा मैं फटाक से लिख के आपके पास आती हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, इसका कंडीशनल फॉर्म लिख दिया है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इसका कन्वर्स अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, तो आप ये प्लीज गलत फैमिली में मत रहना कि ये हमारा आंसर है, ये आंसर नहीं है। अभी तक हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग आंसर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये कंडीशनल स्टेटमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अगर हमारे पास क्या है, दो लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल है,
तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं वो दोनों लाइन एंड उसके ट्रांसवर्सल के वजह से वो क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये जो इफ के बाद जो होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इफ के बाद जो लिखा हुआ होता है ये होगा हमारा एंटीसीडेंट, और हमारा कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, देन के बाद जो लिखा हुआ होता है एंड तक, ये पूरा होगा हमारा कॉन्सिक्वेंट। ओके, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कन्वर्स मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसका कन्वर्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कन्वर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि कन्वर्स क्या होगा, इफ। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा कॉन्सिक्वेंट है ना, वो अभी हमारा एंटीसीडेंट बन जाएगा। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइन्स एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रेंट, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि वो दो लाइन्स क्या है, हमारे पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, इफ द अल्टरनेट एंगल्स, ध्यान से लिखना। ठीक है, अभी साथ साथ में लिखते हैं। इफ द नहीं लिखा ना तो भी चलेगा, इफ अल्टरनेट एंगल, क्योंकि द लिख रहे हैं ना तो हमारा ग्रामर थोड़ा सा अच्छा भी होना चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय, एंगल्स बोल दिया, सॉरी, इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय दोज टू लाइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, दोज नहीं लिखा तो भी चलेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्म्ड बाय टू लाइन्स एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रेंट, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन हम क्या बोलेंगे कि दोज टू लाइन्स आर पैरेलल। तो अभी यहां पे हम लोग दोज लगा सकते हैं, देन दोज टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वन में जो स्टेटमेंट है इसका कन्वर्स लिख दिया। सबसे पहले तो हमने इसका कंडीशनल फॉर्म देखा और उससे हमको समझ में आ गया कि ये उसका एंटीसीडेंट है और ये जो देन के बाद जो लिखा है वो कॉन्सिक्वेंट है। तो अभी हमने क्या किया, ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर दिया और हमको हमारा आंसर मिल गया है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है हमने, इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइन्स एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, दो लाइन्स है और उसकी एक ट्रांसवर्सल है और वो दोनों लाइन के वजह से जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं वो अगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब वो जो दो लाइन्स है, देन दोज टू लाइन्स आर व्हाट, पैरेलल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन का आंसर। अब यहाँ पे देखो सेकेंड वन हमारे लिए इजी होगा। सेकेंड वन इजी क्यों होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्म में दिया है तो ये ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। जैसे कि देखो सेकेंड वन क्या दिया है, इफ अ पेयर ऑफ अ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल। अब यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी इफ देन के फॉर्म में है, देखो इफ देन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि एंटीसीडेंट क्या है हमारा और कॉन्सिक्वेंट क्या है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहां से लगा के यहां तक पूरा ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया और देन के बाद जो लिखा है वो हमारा कॉन्सिक्वेंट हो गया। तो अभी हम लोग ये दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे और हमको इसका कन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सेकेंड वन का आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आंसर नंबर 2। तो सेकेंड वन हमारे लिए इजी होगा, बस थोड़ा सा एक दो बार अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन में क्या दिया है। तो यहाँ पे हमको इफ के बाद क्या करना है, ये लिखना है, बरोबर। तो हम क्या बोलेंगे, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसका आंसर क्या होने वाला है, इफ करके लिखेंगे, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। तो जो हमारा पैरेलल यहाँ पे था, कॉन्सिक्वेंट पे था, वो अभी हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यानी कि एंटीसीडेंट पे आ गया है। तो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन हम लोग क्या बोलेंगे, देन अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री। हो गया, तो हम देन के बाद क्या लिखेंगे, यहां से लगा के पूरा यहां तक। ठीक है, तो देन अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल made by a transversal of two lines are supplementary। तो यहां पे देखो ये हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे देखो ये जो था वो अभी हमारा यहां पे आ गया है और अगर तुम लोग देखोगे ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो देन के बाद आ गया है, पूरा देखो देन के बाद आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा आंसर नंबर 3। अब यहाँ पे देखो
अगर तुम लोग पीछे देखोगे, टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे तो हमारे आंसर थोड़े से मैच नहीं होंगे, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, चलेगा, लेकिन हमारा जो आंसर है ना वो राइट है, ठीक है। थोड़ा सा ग्रामर इधर उधर होता है तो उसका टेंशन मत लो। तो अब यहाँ पे देखो थर्ड वन के लिए भी थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, असर्टिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका कन्वर्स लिखेंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, थर्ड वन, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और इसका कंडीशनल फॉर्म लिखना बहुत ईजी है, क्योंकि ऊपर देखो हमने देखा है, ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा ही कुछ किया है ना। यहाँ पे देखो द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसका कंडीशनल फॉर्म जो है वो देखो ये रहा, यानी कि इसका कंडीशनल फॉर्म क्या है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका कंडीशनल फॉर्म हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग वो फिर से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे थर्ड वन का कंडीशनल फॉर्म हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो एक्चुअली मैं ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ऊपर लिखती हूँ थर्ड वन, ठीक है। तो थर्ड वन का कंडीशनल फॉर्म लिख रहे हैं, ये हमको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको एग्जाम में दिखाना मत, ओके। हम लोग इसका आंसर तो लिखेंगे, एक मिनट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका कंडीशनल फॉर्म लिख देते हैं, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन its diagonal are congruent, okay, then its diagonals are congruent। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग ने इसका कंडीशनल फॉर्म तो लिख दिया है, उससे हमको क्या समझ में आ गया कि ये है उसका एंटीसीडेंट और ये है उसका कॉन्सिक्वेंट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका कन्वर्स लिखेंगे, ठीक है। तो थर्ड वन का जो आंसर है वो अभी जो हम लोग पिंक कलर में लिख रहे हैं वो है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इफ करके हम लोग क्या लिखेंगे, इफ इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे लिखे क्या, मतलब कि देन के बाद जो हमारा लिखा हुआ है वो अभी इफ के बाद आएगा। लेकिन इसको देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यानी कि ऐसे नहीं लिख सकते ना डायरेक्ट, इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये कुछ अच्छे से हमारा मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहा है, ये सेंटेंस मीनिंग क्रिएट कर रहा है क्या, इफ इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। नहीं भाई, किसके डायगोनल कॉन्ग्रुएंट वो तो बताओ। तो हम क्या बोलेंगे, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, तो देन हम लोग बोलेंगे देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, ओके। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देन इट इज ए रेक्टेंगल। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन हम लोग क्या बोलेंगे, देन it is a rectangle, then it is a rectangle, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखो, ये जो डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट जो यहाँ पे था देन के बाद था, वो अभी इफ के बाद आ गया है। देखो डायगोनल्स आर ए कॉन्ग्रुएंट, ओके, और जो यहाँ पे इफ के बाद था वो अभी हमारा देन के बाद आ गया है। तो हमने क्या लिखा है, देखो इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, देन हम बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है, रेक्टेंगल, देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये आंसर है, ये हमारा आंसर नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट वन का जो आंसर है वो कहाँ पे है, मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट वन का आंसर है, ये हमारा सेकेंड वन का आंसर है और ये हमारा थर्ड वन का आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब बोरिंग है ये वाला, लेकिन हमको करना तो पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।